हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज फ्लाई रेश। एक और बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। गाइज आज की वीडियो एक बार फिर मेरी अपनी गाड़ी के अराउंड है, जिसमें मैं अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस सोनेट के साथ कैसा रहा, क्योंकि इस गाड़ी को मैं ऑलरेडी 35 से 36 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ। तो ये गाड़ी बहुत मेरे दिल के पास है। और भी गाड़ियाँ मैंने बहुत सारी चलाई हैं, लेकिन लिटरली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक सिटिंग कंफर्ट, ओवरऑल स्टेबिलिटी वाइज और भी मतलब आप जो फीचर रिच गाड़ी थी ना, जिस नाम से आई थी, मेरी 2020 की परचेज है और अब 24 स्टार्ट हो गया है। तो एक तरह से हुए 3 साल ही हैं, क्योंकि दिसंबर में ली थी मैंने। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को आज भी श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि मैं इस गाड़ी के अराउंड बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी कर सकता हूँ, और कुछ एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जो मैं इसके बारे में कवर करूंगा कि अभी तक मैंने क्या क्या फेस किया है इन 36 हज़ार किलोमीटर को चलाने के दौरान। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसका 1 लीटर का टर्बो इंजन है, तो ये टर्बो इंजन एक्चुअली में कितना काम करता है या कितना अच्छा है, और जो बाकी इंजन इसमें स्पेसिफिकेशंस आती हैं वो इंजन स्पेसिफिकेशंस अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1.2 लीटर की, जो एक बेसिक आता है। वो Hyundai की भी गाड़ियां ऑफर करती है, जिसमें ऑरा है और i20 ग्रैंड i10 बेसिकली। अब ये वाले जो इंजन ऑप्शन है ना, थोड़े से बेसिक लगते हैं मेरे को, क्योंकि इसमें आपको पावर की बहुत ज़्यादा कमी फील होगी, और जब 5 बंदे उसमें पूरे बैठ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि पावर दे ही नहीं रही है गाड़ी, बिल्कुल बैठ जाएगी। और एक सिंपल एक नॉर्मल गाड़ी आपको मिलेगी, जो आप फैमिली कार जिसको पूरी माइलेज निकालनी है, थोड़ा भी एक एंथुजियाज्म नहीं मिलेगा उस गाड़ी में। वहीं अगर मैं 1 लीटर इसके पेट्रोल टर्बो इंजन की बात करूं, जो इस गाड़ी में भी आता है, क्योंकि मेरा IMT वेरिएंट है, उसमें ये आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आपको 2000 आरपीएम के बाद इसमें एकदम से पावर फील होती है। थोड़ा सा लैग जरूर रहता है, जब भी आप रेस इसमें दोगे, थोड़ा सा आप एकदम बूस्ट करोगे तो आपको लगेगा कि हमने पंजा अब दबाया और गाड़ी 1-2 सेकंड बाद उठी। तो ये एक फर्क रह जाता है इसमें भी। लेकिन हाँ, एक बार जब आप हाईवे पे हो, कि जब आपको ओवरटेक करना है, आप 100-125 की स्पीड के आसपास जा रहे हो बीच में, और आपको एक गाड़ी साइड से ओवरटेक करनी है, तो आप इजीली हल्का सा पंजा दबा के भी प्रेस करके निकल जाओगे। आइडियली सिचुएशन यही रहती है इस गाड़ी की कि एक सस्पेंशन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सस्पेंशन में क्यों इशू आता है, तो वो मैं आपको एक बार बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बाकी इंजन को इसकी स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो डीजल में इंजन आता है वो 1.5 लीटर का इंजन आता है। वो भी एक डायनामिक इंजन है, अच्छी खासी पावर और टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन हाँ, एक चीज का फर्क है, टॉर्क ये पेट्रोल इंजन ज्यादा जनरेट करता है एज कम्पेयर टू डीजल। तो ओवरऑल अगर अब मैं आपसे बात करूं कि हाँ, आपको मेरे टाइम पे ना पेट्रोल और डीजल दोनों का ही प्राइस ऑलमोस्ट सेम था। मेरा मॉडल है STX IMT, मुश्किल से 10 से 15 हज़ार का फर्क था। तो इस 10-15 हज़ार के फर्क में मेरा माइंड सिर्फ एक जगह चला कि मेरे को गाड़ी वो लेनी चाहिए जो और ज्यादा लॉन्ग टर्म चले, क्योंकि अगर मैं डीजल लेता, और अभी जैसे दिल्ली के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, BS3 BS4 वाले पॉज पे डाल दिए हैं, तो हो सकता है कल के आने वाले टाइम में डीजल वाली पे ज्यादा इश्यूज हो एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो पेट्रोल क्योंकि चलती रहेगी, वो बहुत ज्यादा न्यूज में भी है कि डीजल को हमारी गवर्नमेंट वैनिश करने के उस पे है। तो इसीलिए मैंने वो चीज को सोचते हुए पेट्रोल वर्जन लिया। अदरवाइज मेरे को बस माइलेज एक इम्प्रूव मिलती, अदरवाइज पावर में मैं बोल सकता हूँ दोनों बराबर है। IMT मतलब इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या है कि ना, मेरे को बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिले इस चीज के, क्योंकि मेरी गाड़ी मैक्सिमम सिटी रोड्स पे चली है अभी तक। हाईवेज पे मैं गया हूँ, काफी गया हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये बोलूंगा, जब भी मैं जाम में फंसा हूँ ना, मैंने उस टाइम अपने इस डिसीजन को हमेशा बोला कि भाई साहब क्या बढ़िया डिसीजन लिया है। क्योंकि ये जब गाड़ी आप ऑटोमेटिक की तरह ही वर्क करती है, क्योंकि आपके पास ब्रेक और एक्सीलेटर है, साथ में गियर तो है ही, लेकिन आप जब पहले गियर पर डालते हो ना, तो आपको सिर्फ ब्रेक को छोड़ना है और ये गाड़ी क्रॉल करना स्टार्ट हो जाएगी। इवन अगर आप फ्लाईओवर पे हो तो भी, अगर बहुत स्टीप हाइट नहीं है, बेसिक है, तो हल्का सा इतना पीछे जाके निकल जाती है। सो इसमें कोई भी मेरे को प्रॉब्लम फील नहीं हुई अभी तक। IMT बहुत कन्वीनियंट लगता है। एक तो मेरा एक इशू बहुत बड़ा था कि मेरे को गाड़ी लेनी थी कि हाँ, मेरे को कन्वीनियंस तो चाहिए ही थी, लेकिन मेरे को चाहिए था कि मेरे गियर ना जाएं। मैं ऑटोमेटिक अभी नहीं चला सकता, मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, या फिर ऑटोमेटिक मेरे माइंड में है भी, तो मैं चाहता हूँ कि फिर मैं एक ही बार लग्जरी ब्रांड की तरफ जाऊँ जब भी लूंगा, भगवान करे। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरा यही है कि अगर मैं ड्राइव एंथुसियास्ट हूँ तो मेरे को गियर चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रॉन्ग रूट्स पे ना थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है कि सिर्फ आप चल रहे हो, एंड गियर शिफ्टिंग में मजा आता है ना, वो मजा अपने को चाहिए, सीधी सी बात है।
तो गाइज अब मैं बात करता हूँ ड्राइविंग कंफर्ट की। इसमें कितना ड्राइविंग कंफर्ट है, मैं इसके लिए ना एक सेंटेंस बोलूंगा, शेयर ड्राइविंग कंफर्ट। मेरी हाइट है 5'9". थोड़ी सी जो लंबी हाइट वाले हैं उनको इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगेगा, उस बंदे को लग सकता है जो 6 के पार है ना, उसको लग सकता है कि थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक उसको लग रहा है। लेकिन मेरी जैसे हाइट 5'9" और मेरे घर पे जो हमारी फैमिली है, एवरेज हाइट हम सबकी मान के चलो 5'7", 5'8" तक चली जाती है और इतना ही रहता है। तो उस हिसाब से ये गाड़ी परफेक्ट है। कोई भी गाड़ी ड्राइव करे, मैं ड्राइव करता हूँ, मेरी वाइफ ड्राइव करती है, मेरे फादर ड्राइव करते हैं, किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। सब अपना आराम से इसको लेके जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाइट एडजस्टेबल इसमें स्टार्टिंग से ही आ रहा था, आगे पीछे का आपको नॉर्मल दिया जाता है। अब नई वाली में कुछ चेंजेस करके आए हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ये गाड़ी बहुत उस टाइम के हिसाब से और आज के हिसाब से भी बहुत प्रैक्टिकल और बहुत प्यारी थी। जिसमें मैं आप लेके चलो कि मनाली की मैंने ट्रिप की थी, उसकी मेरे चैनल पे वीडियोस भी डली हैं, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 16-17 घंटे रेगुलर चलाया था, क्योंकि जाम था तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा था मुझे। कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस टाइम पे वो टनल्स की, आज तो बन चुकी है, लेकिन हाँ उस टाइम पे मैं गया था और मैंने नॉन स्टॉप इस गाड़ी को चलाया था और मैं बिल्कुल भी थका नहीं था। मैं पहुंचने के बाद भी वहाँ घूमने फिरने चला गया। तो आप ये सोच सकते हो कि इसमें एब्सोल्यूट कंफर्ट तो है। तो यार अब ये पीछे की बात कर लेते हैं। सब ये बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं इस बात को अग्री करता हूँ कि थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक यहाँ पीछे की साइड में लग सकती है, कि थोड़ा सा इसमें है, कंजेस्टेड स्पेस है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि हाँ 5 जने फिर भी इसमें आराम से बैठ जाते हैं, इतनी कोई परेशानी नहीं आती। मेरी ये हाइट एडजस्टमेंट अपने हिसाब से हुई है। मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से। मेरी टांगे जरूर टच होती है, लेकिन ठीक है, ये इतनी कोई मेरे को दिक्कत परेशानी नहीं आती। बाकी इसमें यार बाहर निकलना और अंदर जाना इतना कोई टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हो ये चीज। एंड क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट नहीं है इस गाड़ी की, कई लोग इसमें भी फुट रेस्ट लगवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन ठीक है वो स्टाइलिंग के लिए हो सकता है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपका नहीं भी लगवाओगे चल जाएगा, इतना कोई इशू नहीं आता। बाकी मैं बैठता हूँ तो यार मैं भी पीछे कंफर्टेबली बैठता हूँ। और मैं, अगर आप देखोगे, मैं एक बार डोर बंद करता हूँ और आप एक बार इस साइड देखो कि इस साइड कितना स्पेस बचा हुआ है। मेरा फिजिक आपने देख ही लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो इतना इशू नहीं है इस गाड़ी में अगर पीछे बैठने के हिसाब से। बहुत मैंने लंबे लंबे टूर्स भी किए हैं, फैमिली टूर्स भी किए हैं। गाड़ी पूरी लोडेड होती थी मेरी, मैं ऐसे टूर्स पर भी गया हूँ। बस उससे ये होता है, गाड़ी जब लोडेड होगी ना तब आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ी पावर कम फील हो रही है, लेकिन फिर भी ये होता था यार कि अगर आप जा रहे हो और फैमिली ट्रिप पे हो, वैसे भी आप गाड़ी तेज नहीं चलाओगे, आप थोड़ा नॉर्मल कंट्रोल रखते हो, 80-90 आपकी एवरेज स्पीड हो जाती है, एंड आप थोड़ा केयरफुल ड्राइव करते हो। तो उन केसेस में कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ, एंड हमने आराम से 2-4 टूर्स पूरे किए हैं। सो गाइज, इसके बाद बात बूट स्पेस की। तो इसमें वैसे ही कुछ सामान अभी वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूँ ना यार, मैं इसके बूट स्पेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। 392 लीटर्स का बूट स्पेस, मतलब एक मिड सेगमेंट एसयूवी की गाड़ी में अगर आ रहा है, मेरे हिसाब से वो इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। मेरे को एम्पल स्पेस, एम्पल अमाउंट ऑफ सामान इसमें आ जाता है। मैं कितने भी लगेज बैग ठूक दूँ फिर भी कुछ ना कुछ थैले ऊपर से डाले जाते हैं, और ये पार्शियल ट्रे भी थोड़ी एडजस्टेबल है, तो यहाँ पे मैं अपना सामान रख सकता हूँ, मेरे को कभी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। तो बाकी मैं बात करूँ यार इस गाड़ी की ओवरऑल कैपेसिटी की, तो आराम से आप ये मान के चलो कि मैंने इसमें 4 प्रॉपर बैग, लगेज बैग, जो आप जैसे आप स्काई बैग्स वगैरह के जो बैग आते हैं उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो मीडियम वाले 4 आराम से आ जाते हैं। उसके अलावा एक या मान लो कि छोटा 1 से 1.5 बैग मान लो आप कि और रखा जा सकता है, इस टाइप की इसकी कैपेसिटी है। तो आप खुद देख सकते हो कि लॉन्ग टूर्स के लिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको और क्या चाहिए होगा। तो गाइज मैं बात करूंगा सबसे पहले नेगेटिव्स में म्यूजिक सिस्टम की। म्यूजिक सिस्टम एज इन कि मेरे को म्यूजिक सिस्टम से इसके कोई दिक्कत नहीं है, साउंड वगैरह बहुत सही है, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इसके साउंड से। बट एक जगह जहाँ मेरे को इशू आता है, वो मेरे को इशू आता है इसमें हमेशा ही, जब कभी ये एप्पल कारप्ले में इसमें लगाता हूँ ना, तो कई बार ये ऐसा करता है कि ये ब्लैंक हो जाता है इसका मैप्स। और इसके अलावा ये भी हुआ है कि कई बार मैंने ये नोटिस किया कि जब भी मैं कोई बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, बॉर्डर एज इन जैसे मैं दिल्ली से यूपी गया या दिल्ली से हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस हुआ, वहाँ पे शायद नेटवर्क चेंज होता है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड कई बार ये भी हुआ है कि या तो 5-7 मिनट बाद वापस कनेक्ट हो गया, और अगर वो नहीं हुआ है तो फिर इसको वापस में वो गाड़ी रोक के, मतलब हैंड ब्रेक खींच के पूरा उस टाइम खड़े रह के इसको पूरा सेटअप करना पड़ता है, जो
बड़ा ही मेरे को फिल्दी सा प्रोसेस लगता है कि यार ये क्या है। तो मैं 2-3 बार ये चीज बोल भी चुका हूँ सर्विस सेंटर पे, उन्होंने अपडेट्स तो करे हैं, लेकिन मेरे को ऐसी मतलब अभी भी प्रॉब्लम कभी कभी आ रही है। हाँ, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे को आ रही है अभी ये प्रॉब्लम। दूसरा मैं नेगेटिव्स में बात करूंगा यार कि जो आई थिंक मैं इसको, ये थोड़ा सा मिथ है कि सस्पेंशन इसके बेकार है, सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं है। सस्पेंशन मेरे को अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के, क्योंकि सस्पेंशन से ना ये काफी स्टेबल रहती है। बस एक आध जगह जो मैं बोलूंगा कि मेरे को फील होता है वो ये कि जब भी स्पीड ब्रेकर आया, ठीक है, या फिर गड्ढा आया, तो वो जो साउंड आती है ना भाई साहब, वो लिटरली मतलब, क्योंकि मुझे पता है कि इसका सस्पेंशन स्टिफ है तो ये ठक करके निकलती है, बड़ी अजीब सी आवाज आती है। लेकिन जैसे घर वाले बैठे हैं तो उनको हो जाता है पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब ठक करके आवाज आती है एकदम जोर से। वो नहीं समझ आता कि क्यों है। थोड़ा सा शायद उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते थे ये लोग, बट ठीक है, अब ज्यादा क्या ही कंप्लेन करूं। बाकी यार गाइज, एक जो मेरे को थोड़ा सा फील होता है ना कि जो लाइट्स है ना, अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ सब जगह ये इल्यूमिनेटेड नहीं है। इवन ये ड्राइवर साइड वाली साइड में भी ना ये इल्यूमिनेटेड लाइट्स नहीं है। सिर्फ एक बटन दिया हुआ इल्यूमिनेटेड, जो कि है सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो का अप एंड डाउन करने के लिए। इसके अलावा कोई भी और लाइट यहाँ पे इल्यूमिनेटेड नहीं दी हुई, जो मेरे को थोड़ी सी एक कमी लगती है कि यार अगर मतलब इतनी अच्छी रेंज की गाड़ी आ रही है उसमें इल्यूमिनेटेड लाइट्स तो हर कोई इंटरनली दे रहा है, क्योंकि वो रात को एक तो अच्छी भी लगती है, दूसरा थोड़ा हेल्पफुल भी होती है कि अगर आपको बटन वगैरह दबाना है, कई बार लॉक अनलॉक वाला बटन किसी ने बैठना हो, कोई बाहर गया है, आपको लॉक करनी हो तो दोबारा खोलना हो, उसमें दिक्कत आती है, कई बार बटन आपको ढूंढना पड़ जाता है। तो एक ये ही कुछ मैं बोलूंगा, मतलब माइनर ले लो इनको या किसी के लिए मेजर भी हो सकते हैं, तो मैं उस पर कोट नहीं करूंगा, बट यही कुछ मेरे को अपने एंड से इस गाड़ी में कमियां लगती हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मेजर फॉल्ट कुछ नहीं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आई। 3 साल से ऊपर ड्राइव करते हुए हो गया। एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाऊं, गाड़ी चल चुकी है मेरी 36264 किलोमीटर। तो आप ले सकते हो इस चीज़ को कि मैंने काफ़ी इसको चलाया है ऑन हिल्स। हिल्स पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमेशा से ये गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है। धर्मशाला गया हूँ, डलहौजी गया हूँ, मनाली गया हूँ, इसके अलावा उत्तराखंड कई बार जा चुकी है गाड़ी। तो कभी इस गाड़ी ने कोई मेरे को परेशानी नहीं दी अभी तक। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे सर्विस की बात करूं कि सर्विस में इस गाड़ी का कैसा है, तो मैं देखो, पहले इसका सर्विस सेंटर पहले था दूर, वजीरपुर जाता था। वजीरपुर था आपका जहांगीरपुरी के पास, और मैं द्वारका में से रहता हूँ, तो द्वारका से वो ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर पड़ जाता था। गाड़ी नो डाउट पिक एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल है, ऑन टाइम देते हैं और लेके जाते हैं, बट मेरे को थोड़ा है, मैं थोड़ा फोबिया इस मामले में आप मेरे को कह सकते हो, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी देखनी है जिस टाइम वो सर्विस भी हो रही है तब भी। तो अब उस टाइम पे ये लोग वजीरपुर वगैरह में भी मेरे को ऐसी कोई मेजर इश्यूज नहीं आए। गाड़ी हमेशा जितने टाइम में उन्होंने बोला, इवन वहाँ के मैनेजर मेरे को जान गए थे, पहचान गए थे, बहुत हेल्पफुल थे। हाँ, एक चीज के लिए था कि मैं एक बार सर्विस की वीडियो बनाने जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को सब वीडियो अंदर नहीं बना दी थी, मैं घुसा ही था अंदर। उन्होंने बोल दिया आप सर बाहर आ जाओ और ऊपर बैठो, वहीं से जो करना है करो। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना कुछ ये यूट्यूब वाला बहुत ज्यादा हो गया था कि लोगों ने नेगेटिव 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 बहुत ज्यादा डाल दिया था, तो इम्पैक्ट आ रहा था इन चीजों का, इसलिए मना हो गया था। बट हाँ, ओवरऑल अभी तक गाड़ी की मेरी 3, 4, 5 सर्विस हो चुकी हैं। 5 सर्विस में मिला के आप मान के चलो मेरी कॉस्टिंग आई होगी कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास 5 सर्विस की। तो बहुत नॉमिनल है, मेरे को ऐसी कोई इस गाड़ी से दिक्कत नहीं है। सर्विस हमेशा ऑन टाइम मिली, गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स आई छोटी मोटी वो हमेशा रिजॉल्व हुई। और इसके अलावा तो गाइज मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को चैनल पे रीच आउट करो। सो गाइज बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके पास अपनी कोई गाड़ी है, वो उसका आप रिव्यू करवाना चाहते हो, आप चाहते हो उसके अराउंड हम डिस्कशन करें आप और हम वीडियो में आएँ, तो आप बता देना और वी विल रीच आउट टू यू। मेरी ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी, या फिर आप मेरे को वीडियो के लिए भी रीच आउट करना चाहते हो कि हम आपकी गाड़ी की भी वीडियो बनाएं, तो मैं उसी के थ्रू रिप्लाई करूंगा। या फिर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको भी कॉन्टिन्यूसली फ्लैश कर रहा हूँ मैं, आप उस पर भी रीच आउट कर सकते हो मेरे को। हम कैसे भी करके मिलके वीडियोस बना सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, आप कमेंट में भी आ सकते हो, कमेंट में मेरे से बात कर सकते हो। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे को रीच आउट किया है डायरेक्टली ओवर इंस्टाग्राम, मैंने उनसे बात की है,
तो आपको उस तरीके से सजेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो यहाँ तक अगर गाइज देख लिया है, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ करना, अच्छा लगेगा, अप्रिसिएशन मिलती है। एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। यहाँ तक देख लिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।